नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग जो है हिंदी भाषा का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं और धीरे धीरे शायद ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी जो हिंदी भाषा की जो क्लास है, क्लास संख्या 3 है। और अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है या कुछ भी नोट्स मंगवाने हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से, वो आपको सारा कॉन्टैक्ट 9929261623 पर आपको करना है। आपको सारी चीजें बता दी जाएगी, कितने का कोर्स है या कितने के नोट्स हैं हिंदी साहित्य के, जिसके भी मंगवाने हैं आप लोगों को, वो आपको पूरी डिटेल जो बता दी जाएगी। और इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, मैसेज छोड़ दीजिएगा। तो हमारे जो है यहाँ पर पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है उसकी विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी बोलियों की विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने खड़ी बोली को कंप्लीट देख लिया था। अब इसमें आज हम देखेंगे यहाँ पर ब्रज भाषा को। इसमें होगी ये हमारी तीसरे नंबर की क्लास है और इसमें देखने वाले हैं पश्चिमी हिंदी में दूसरी बोली है, वो है ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा है साथियों। देखो, ब्रज भाषा, इसकी एक एक विशेषता हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा वीडियो लगेगा। आपको पूरा कंप्लीट में एक एक चीज आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। चलो देखो, पहले तो ये लिखो कि ब्रज भाषा का अर्थ होता क्या है भाई, ठीक है ना। ब्रज का अर्थ क्या होता है, पहले तो ये बताओ आप मुझे, ब्रज का अर्थ होता क्या है, वो भी देख लेते हैं। पशुओं या जो गौ होता है या गायें होती है, उनका जो समूह होता है, उसको हम लोग जो है ब्रज के अर्थ के रूप में लेते हैं। तो लिख लीजिए यहां पर, पशुओं या गौओं का समूह, पशुओं या गौओं का समूह, या फिर हम इसको जो है चरागाह भी कह देते हैं, ठीक है। इसको क्या कह देते हैं? चरागाह भी कह देते हैं। तो ये इसका एक सिंपल सा अर्थ हो जाता है साथियों। क्या हो जाता है? एक सिंपल सा अर्थ हो जाता है। अब आप लिख लीजिए इसको, जो भी इसका पॉइंट है, एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करूंगा, बस आप नोट्स बनाते जाइए और पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। लिखो, पशुपालन, पशुपालन की प्रधानता के कारण, पशुपालन की प्रधानता के कारण, पशुपालन की प्रधानता के कारण भरतपुर, मथुरा, भरतपुर, आगरा, वृंदावन का क्षेत्र ब्रज प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ब्रज प्रदेश के नाम से, ब्रज प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह है साथियों इसकी थोड़ी सी बात जो आपको ध्यान रखनी है। किसके नाम से जाना जाता है? ब्रज प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन सा भाग? जहां पशुपालन की प्रधानता है। मथुरा, भरतपुर, आगरा, वृंदावन का जो क्षेत्र है वो ब्रज प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके आगे लिखे, ब्रज भाषा का जो अन्य नाम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता लगना चाहिए, ये मोस्ट है भाई, ठीक है। ब्रज भाषा के अन्य नाम, ब्रज भाषा के अन्य नाम, ये आपको याद होने चाहिए। ब्रज भाषा के अन्य नाम, ये आप डाल लीजिए पॉइंट। तो ब्रज भाषा के जो अन्य नाम हैं, उसमें क्या क्या नाम है जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें जैसे ब्रज भाषा को हम लोग जो है ब्रिज भी कह देते हैं, इसके नाम है ये, ब्रिजिक भी कह देते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें नाग भाषा भी इसको कहा जाता है, ब्रज भाषा को नाग भाषा भी कह देते हैं। इसके बाद में इसको पुरुषोत्तम भाषा भी कहा जाता है। और इसको जो है भाषा मणि भी हम लोग कहते हैं, इसको भाषा मणि भी कह देते हैं साथियों। तो ये ब्रज भाषा के अन्य नाम है, ब्रिज की, नाग भाषा, पुरुषोत्तम भाषा, भाषा मणि, ये जो ब्रज भाषा के नाम है साथियों, ठीक है। आगे लिखिए, अब ब्रज भाषा का विकास कैसे हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिएगा। ब्रज भाषा का विकास, अब ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो भी देखने लायक है साथियों। कैसे इसका विकास हुआ, ये प्रक्रिया कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, ये सारी चीजें लिखिए आप। ब्रज भाषा का विकास कैसे हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप, लिखो यहां पर, शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप, शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप, शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से 1000 ईस्वी के आसपास इसका आरंभिक रूप देखने को मिलता है। रूप से 1000 ईस्वी के आसपास इसका
आरंभिक रूप देखने को मिलता है। आरंभिक रूप इसका जो है देखने को मिलता है साथियों। इस तरह से विकास हुआ। सबसे पहले शोरसेनी अपभ्रंश से, मध्यवर्ती रूप से जो है 1000 ईस्वी के आसपास इसका जो है आरंभिक रूप हमें देखने को मिलता है साथियों। आगे लिखिए अब ब्रज भाषा। ब्रज भाषा की आरंभिक जानकारी हमें यहां पर लिखिए। ब्रज भाषा की आरंभिक जानकारी, ब्रज भाषा की आरंभिक जानकारी जो है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन से मिलती है। साथियों ये बात भी बहुत जबरदस्त बात है कि ब्रज भाषा की जो आरंभिक जानकारी है हमें वो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन से हमें मिलती है। साथियों हेमचंद्र की एक रचना रही है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, यहां से हमें जो है आरंभिक जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में आप इसका लिखिए, इसका क्षेत्र क्या है। अब ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी लिख लीजिए। ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है आपको पहले भी पता लग गया, वैसे भरतपुर, मथुरा, वृंदावन ये सब ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए यहां पर आगरा, मथुरा और अलीगढ़, इसके बाद में धौलपुर, इसके बाद में मैनपुरी, और धौलपुर यूपी में, ये धौलपुर जो है ना ये यूपी वाला है भाई, है ना, ये यूपी वाला धौलपुर है, ये राजस्थान वाला धौलपुर नहीं है। मैनपुरी, इसके बाद में एटा, इसके बाद में बदायूं, ठीक है, बरेली, और इसके बाद में जो है भरतपुर, ये राजस्थान वाला है। आदि जो स्थान है यहाँ पर ब्रज भाषा का बहुत बोला बाला है और ये क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें एटा बहुत बार पूछा जाता है, धौलपुर बहुत बार पूछा जाता है, इसके बाद में बदायूं, बरेली, भरतपुर में आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे कि जो ब्रज भाषा है वो इनमें से कहां पर नहीं बोली जाती या कहां पर बोली जाती है। इस तरह का क्वेश्चन यहां से आपके सामने आ सकता है बन करके, तो आपको ध्यान रखना है भाई। इसका क्षेत्रफल लिख लीजिए आप यहाँ पर, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो भी आप लिख लीजिए। वैसे ये सब पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी मैं लिखा देता हूं, कुल क्षेत्रफल है, कितने क्षेत्रफल में ये बोली जाती है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको बता देता हूं मैं। 26,000 वर्ग मील, 26,000 वर्ग मील, ठीक है, 26,000 वर्ग मील, 26,000 वर्ग मील लगभग जो है साथियों कुल जनसंख्या, 26,000 वर्ग मील लगभग कुल जनसंख्या जो रही है वो 1,30,00,000 के आसपास जनसंख्या में ये बोली जाती है साथियों। तो क्षेत्रफल तो 26,000 वर्ग मील लगभग है और कुल जनसंख्या लगभग जो इसको बोलने वाली जनसंख्या है वो 1,30,00,000 के आसपास बताई जाती है। ये लगभग है साथियों, कोई फिक्स नहीं है और ये पूछा नहीं जाता है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इसके उपनाम याद रख लेना। और एक बात, ये इसकी आरंभिक जानकारी कहां मिलती है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन में मिलती है। और इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, भरतपुर, ये याद रख लेना। क्षेत्रफल कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कितने क्षेत्रफल में बोली जाती है, लेकिन नोट्स के माध्यम से हम लोग बताते हैं कि आपको ये तो थोड़ी बहुत चीजें जो है एक्स्ट्रा भी लिख लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए लिखिए अब यहां पर इसकी उपबोलियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, लिखिए उपबोलियां। अब इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है साथियों, वो भी आप लोगों को लिख लेनी चाहिए। अब उपबोलियां लिखो। सबसे पहले जो उपबोली है वो इसकी कौन सी है, यहां पर लिखिए आप। सबसे पहली है बुक्सा। बुक्सा जो उपबोली है, जिसको बोक्सा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बोक्सा भी हम लोग कहते हैं। और ये नैनीताल के तराई प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाती है। कहां बोली जाती है, नैनीताल के तराई प्रदेश में, नैनीताल के तराई प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाती है। तराई प्रदेश में इसको सबसे ज्यादा बोला जाता है। इसके बाद में इसकी जो उपबोली है मित्रों वो है आपकी दूसरे नंबर पर, देखो वो है अंतर्वेदी। दूसरी उपबोली जो है वो क्या है, अंतर्वेदी है। ये कहां बोली जाती है, गंगा यमुना के दोहाब क्षेत्र में, गंगा यमुना के दोहाब क्षेत्र में बोली जाती है। गंगा यमुना के कहां बोली जाती है, गंगा यमुना के दोहाब क्षेत्र में बोली जाती है, गंगा यमुना के दोहाब क्षेत्र में, ठीक है।
इसकी तीसरे नंबर पर बात करेंगे भरतपुरी, चौथे नंबर पर बात करेंगे मथुरी, ठीक है, और इसको मथुरी भी ऐसे भी, माथुरी या मथुरी भी कह देते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद में जो है पांचवी इसकी उपबोली हो जाएगी डांगी। क्या हो जाएगी? डांगी। ये कहां बोली जाती है? राजस्थान का जो धौलपुर है ना, वहां पर ये बोली बहुत बोली जाती है, ये उपबोली है इसकी। तथा पूर्वी जयपुर भी लिख लो इसका, पूर्वी जयपुर, यहां पर भी बहुत बार इसको देखा गया है, बोला गया है। तो ये जो ब्रज भाषा है उसकी भी उपबोलियां मैंने आपको लिखा दी है। वैसे इतना डीपली क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सभी तरह की तैयारी आप यहां से कर सकते हो साथियों। मैंने आपको एक एक चीज लिखवा दी है। अब आप देखिए इससे बाहर क्या जाएगा जब आपको एक एक बात लिखा रहा हूं। बस पढ़ने वाला होना चाहिए ना, बस पढ़ने वाला होना चाहिए भाई। चलिए लिखिए, इसके बाद में एक टिप्पणी लिखिए। आप एक टिप्पणी लिख लीजिए, यहां पर एक छोटी सी टिप्पणी लिख लीजिए। उसमें है ब्रज भाषा, नंबर 1 लिखो इसमें। ब्रज भाषा बंगाली व असमिया के साथ, ब्रज भाषा बंगाली व असमिया के साथ, बंगाली व असमिया के साथ मिलकर ब्रजबुली, ब्रजबुली, ब्रज भाषा जो है बंगाली और असमिया के साथ मिलकर ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। साथियों ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से ब्रज भाषा को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रजबुली के नाम से जाना। ब्रजबुली के नाम से क्यों जाना जाता है? बंगाली और असमिया भाषा को मिला दिया गया है, इसलिए उसमें बंगाली और असमिया के साथ मिलकर जब बोली जाती है तो उसको ब्रजबुली भाषा कहा जाता है। इसको ब्रज भाषा को। टिप्पणी में दूसरे नंबर पर लिखे आप यहां पर, इसमें दूसरे नंबर पर जब इसकी टिप्पणी लिखेंगे तो लिखो दूसरे नंबर पर ब्रजबुली, ब्रजबुली शब्द का प्रयोग, ब्रजबुली शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले, ब्रजबुली शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है ईश्वर चंद्र गुप्त के द्वारा किया गया था। किसने किया था? ईश्वर चंद्र गुप्त के द्वारा किया गया था। किसने किया था भाई? ईश्वर चंद्र गुप्त के द्वारा किया गया था साथियों। तो ये दूसरा पॉइंट टिप्पणी में आप लोग को लिखना है। तीसरा पॉइंट लिखिए यहां पर, ताजबुकिस्तान में ब्रज भाषा बोली जाती है। किस, कहां पर? ताजिकिस्तान, यानी कि विदेश में भी ब्रज भाषा बोली जाती है। आप देखिए, में ब्रज भाषा बोली जाती है। तो आप सोचिए कहां पर? ताजिकिस्तान में भी जो है ब्रज भाषा को बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विदेश में कहां पर बोला जाता है तो ये है भैया देश, ठीक है। वहां इसका नाम लिखो यहां पर, वहां इसका नाम जो है ताजुबू के, क्या है? ताजुबेकी। क्या नाम है? ताजुबेकी। ये लिखो, ताजुबेकी ब्रज भाषा है। ताजुबेकी ब्रज भाषा है। ताजुबेकी ब्रज भाषा इसका नाम वहां पर रखा गया है। तो ब्रज भाषा को जो है ताजुबेकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजुबेकी भी कहा जाता है। एक बार ढंग से लिख देता हूं, क्योंकि गलत लिखने में आ गया तो गलत ही पढ़ने में आएगा। ताजुबेकी, ठीक है, ताजुबेकी कहा जाता है, याद रखना। अब लिखते हैं ब्रज भाषा की विशेषताएं क्या है भाई साहब। लिखो, ब्रज भाषा की विशेषताएं। ब्रज भाषा की विशेषताएं में लिखो आप, ब्रज भाषा की विशेषताएं। और ब्रज भाषा की विशेषताओं में जो सबसे पहले विशेषता लिखेंगे वो होगी हमारी ध्वन्यात्मक विशेषता। एक नंबर पर लिखते हैं ध्वन्यात्मक विशेषताएं। ब्रज भाषा की जो ध्वन्यात्मक विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो नंबर 1 लिखिए, यह औकार बहुला बोली है। ये कौन सी बोली है?
औकार बहुला बोली है साथियों, ये इसकी पहली विशेषता है। क्यों है? शब्दांत में ओ की प्रधानता है। लिख लीजिए, शब्दांत में ओ की प्रधानता होती है। शब्दांत में किसकी प्रधानता होती है? ओ की प्रधानता होती है, इसलिए इसको ओकार बहुला बोली भी कहा जाता है। जिस तरह से यहां पर एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, देखो, खेलीबो, बताओ इसमें आ रहा है नहीं आ रहा पीछे ओ? इसी तरह से चलीबो, ठीक है, चलीबो, और आ रहा है आधी। तो ये इस तरह से इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो ओकार बहुला बोली है, ये पॉइंट तो आपको याद रखना है। आकार बहुला, खड़ी बोली कौन सी बोली? आकार बहुला बोली है, ठीक है। और यहां पर जो ब्रज भाषा ये ओकार बहुला बोली है, तो ये चीजें तो आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। इसी नंबर पर ध्वन्यात्मक विशेषता में इसकी दूसरी विशेषता पर हम लोग चलते हैं, और दूसरी विशेषता ये रही आपके सामने। देखो, इसमें अपभ्रंश के स्वरों के साथ साथ इसमें अपभ्रंश के स्वरों के साथ साथ इसमें अपभ्रंश के स्वरों के साथ साथ ए ओ स्वर भी मिलते हैं, स्वर भी मिलते हैं। इसमें अपभ्रंश के स्वरों के साथ साथ जो है ए और ओ स्वर भी इसमें मिलते हैं। तो ये कौन से स्वर? ए और ओ स्वर भी इसमें मिलते हैं साथियों, ठीक है। इसके बाद में ध्वन्यात्मक विशेषता में इसकी तीसरी विशेषता है, लिखिए, अपभ्रंश अपभ्रंश के व्यंजनों के अतिरिक्त अपभ्रंश के व्यंजनों के अतिरिक्त न, ल, म, र का भी प्रयोग किया जाता है, ये इसकी तीसरी विशेषता हो जाएगी साथियों। याद रखना, अपभ्रंश के व्यंजनों के अतिरिक्त जो है ये न, ल, म, र, ये इस तरह के जो शब्द हैं, इनका प्रयोग भी किया जाता है साथियों, किसमें? ब्रज भाषा के अंतर्गत। इसके बाद में फोर्थ नंबर पर इसकी विशेषता आती है तीन सकारों। कौन कौन से हैं? स, स और स। ये जो तीन सकार हैं, में से केवल स का ही प्रयोग मिलता है, में से केवल स का ही प्रयोग मिलता है, केवल इसका ही, एक ही स का प्रयोग इसमें मिलता है साथियों, ठीक है। तो ये ध्वन्यात्मक विशेषताएं इसकी याद रखना, ज्यादा नहीं आएगी वैसे, पर ध्वन्यात्मक विशेषताएं तो याद रखना ही रखना भाई, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। अगर हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ लेगा, ये सोच लेना, ठीक है। इसके बाद में 5 नंबर पर इसकी विशेषता है ए तथा ओ। ये तथा ओ के ह्रस्व रूप भी मिलते हैं। ये तथा ओ के ह्रस्व रूप यानी कि ए के ऊपर ऐसे और ओ के ऊपर जो है साथियों ऐसे भी मिलते हैं, ठीक है। याद रखना, इसके ह्रस्व रूप इसमें देखा जाता है। इसके बाद में छठे नंबर पर इसकी विशेषता हो जाएगी री के स्थान पर जो है री, इस तरह से री का प्रयोग होता है इसमें, इसका प्रयोग होता है साथियों, इसकी जगह पर इसका प्रयोग होता है। ये चीज आपको याद रखना है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है। जैसे कृपा, तो इसकी जगह किसका प्रयोग होता है इसमें? कृपा ऐसे होता है ये, ठीक है ना, हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है यहां पर ऋषि, तो इसकी जगह किसका प्रयोग होगा? ऋषि, ऐसे, क्योंकि इसका प्रयोग तो होता ही नहीं है, इसका प्रयोग होता है, तो यहां पर यह देखने को मिलता है। इसके बाद में लिखिए 7वें नंबर पर विशेषता लिखिए, अण के स्थान पर न का प्रयोग होता है, न का प्रयोग होता है। अण के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? न का प्रयोग होता है, यह आपको लिखना है। इसके बाद में 8वें नंबर पर लिखिए इसकी विशेषता। ये ध्वन्यात्मक विशेषताएं तो आपको सारी याद रखनी है भैया, बार बार पढ़ोगे ना, रिपीट करोगे बार बार, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ड और इसके बाद में ल, ड और ल के स्थान पर जो है र का प्रयोग होता है,
होता है। जैसे जैसे आपने देखा यहां पर लड़का, तो क्या हो जाएगा, ल के स्थान पे ल, तो लार का, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। 9वें नंबर की विशेषता देखिए इस पे, व के स्थान पर म का प्रयोग होता है। व के स्थान पर जो है म का प्रयोग होता है साथियों। लिख लिया यहां पर, कैसे होता है, जैसे लिखो आवेंगे, क्या हो जाएगा, आएंगे। ठीक है, इस तरह से। और देखो, एक और देख लो, आवतु, आमतु, तो व के स्थान पर किसका प्रयोग, म का प्रयोग हो जाएगा, ये म का, आमेंगे, इस तरह से, आमतु, व के स्थान पर। चलिए 10वें नंबर पर आ जाइए। आदि यानी कि आरंभ या मध्य जो है अ के स्थान पर ई का प्रयोग होता है, छोटी ई का प्रयोग होता है साथियों। ठीक है, कैसे होता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कपाट, तो क्या हो जाएगा, कवाड़। ठीक है, अब यहां पर जो अ है वो ये बदल जाएगा किसमें, किवाड़ में। हुआ नहीं हुआ, तो यहां अ है लेकिन ये किसमें बदल रहा है, फिर यहां पर ये ई में बदल रहा है। इस तरह से प्रयोग होता है इसके अंदर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 11वां नंबर पर आ जाइए। आरंभिक ए के स्थान पर जो है ज का प्रयोग होता है साथियों। कैसे होता है, देखो यहां लिखा आपने यशोदा, जैसे यशोदा, आपने अभी आरंभिक में ये आ रहा है ना, तो इसकी जगह किसका प्रयोग हो जाएगा, ज का प्रयोग हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, अब जसोदा लिख देंगे इसको। इस तरह से हो रहा है ना प्रयोग। तो ये है ध्वन्यात्मक विशेषताएं सारी की सारी इसकी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद में ध्वन्यात्मक विशेषताओं के बाद में अब आती है व्याकरणिक विशेषताएं, किसकी, ब्रज भाषा की। देखिए नंबर 2 पे व्याकरणिक विशेषताएं, ब्रज भाषा की व्याकरणिक विशेषताएं, ब्रज भाषा की व्याकरणिक विशेषताएं लिखी अब। और यहां पर ब्रज भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं में जो है पहले नंबर की विशेषता रहेगी, उसको लिखिए, खड़ी बोली की अकारांत संज्ञाओं के स्थान पर, खड़ी बोली की अकारांत संज्ञाओं के स्थान पर ओकारांत संज्ञाओं का प्रयोग होता है। ओकारांत संज्ञाओं का प्रयोग होता है, मतलब खड़ी बोली में जो अकारांत है उसकी जगह पर यहां पर क्या होता है, ओकारांत संज्ञाओं का प्रयोग होता है, यानी कि अ ओ बन जाता है कुल मिला के बात। ये सिंपल सी बात है जो भी है। चले यहां पर हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे अब कैसे बन जाता है ये देखिए भाई, कैसे बन जाता है। जैसे आपने लिखा तिनका, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तीन को बन जाएगा, तो ये ओकारांत बन जाएगा, यानी कि अकारांत। तो यहां पर जो है अकारांत अ आ जो भी है, अ और आ, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहां लिखा होता लड़का, तो ये क्या बन जाएगा, लड़को, ये इस तरह से बन जाएगा, लड़को। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से समझने में। आगे बढ़ जाते हैं, अब इसकी दूसरी विशेषता पर आ जाते हैं। इसकी दूसरी विशेषता क्या है, व्याकरणिक विशेषता चल रही है। पहले हम लोगों ने जो पढ़ ली थी वो ध्वन्यात्मक विशेषताएं, मैंने सारी की सारी आपको बता दी है। अब व्याकरण, हर बात हर बोली की हम लोग इस तरह से विशेषताएं सारी देखने वाले हैं। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है, बस बनाते जाइए नोट्स। दूसरे नंबर पर लिखिए, बहुवचन बनाने के लिए बहुवचन बनाने के लिए न या नी का प्रयोग करते हैं, न या न प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देखो यहां पर, जैसे सर्वनन, ठीक है, सर्वननी, इस तरह से प्रयोग करते हैं, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अब इसकी तीसरी विशेषताओं पर आ जाइए। तीसरी विशेषता है
कर्म कारक एक वचन के लिए ही, कर्म कारक एक वचन के लिए, कर्म कारक एक वचन के लिए ही तथा बहुवचन के लिए ही का प्रयोग होता है। कर्म कारक एक वचन के लिए ही तथा बहुवचन के लिए भी ही का प्रयोग होता है। अगर एक वचन कर्म कारक है तो ही का प्रयोग होगा, और कर्म कारक से कोई रोल ही नहीं है बहुवचन का, तो भी बहुवचन में तो हमेशा ही का प्रयोग होना ही होना है। यहां पर कैसे होता है देखिए, यहां पर जैसे मान लीजिए आपने लिखा कैलाश, कैलाश ही, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ताही, इस तरह से हो रहा है ना। तो कर्म कारक अगर एक वचन है या बहुवचन है तो भी यहां पर ही का प्रयोग होगा अंत में। हो गया यहां पर। चलिए अगली बात लिखते हैं, यहां पर चौथे नंबर पर आ जाती है ब्रज भाषा के परसर्ग। ब्रज भाषा के परसर्ग, ब्रज भाषा के परसर्ग आप लिखे यहां पर। तो ब्रज भाषा के परसर्ग, परसर्ग मतलब जो भी कारक चिन्ह है उनको हम लोग परसर्ग के नाम से यहां पर जानते हैं। तो कर्ता के लिए, कर्ता के लिए, कर्ता के लिए तो क्या आता है इसमें, ने, ठीक है, ने, ने या फिर ने, ये कर्ता के लिए आता है परसर्ग में। इसके बाद में कर्म के लिए, कर्म के लिए क्या आता है, कर्म के लिए आता है को या कुम, ठीक है, कुम, चंद्र बिंदु आएगा, केवल बिंदी आएगी अनुस्वार। इसके बाद में करण के लिए, करण के लिए क्या आता है, करण के लिए आता है सो, तन या फिर त या फिर ते, ये करण के लिए आता है। इसके बाद में संप्रदान के लिए, संप्रदान परसर्ग के लिए क्या आता है, कही, ताही, हेत या फिर लागे या फिर लागी, ये आता है इसमें, ठीक है। इसके बाद में संप्रदान के बाद में अपादान, अपादान के लिए क्या, किसका प्रयोग किया जाता है, अपादान के लिए हूं, हूं, तो, ते, सो, ठीक है, अपादान के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में चलिए अपादान के बाद में क्या आ जाता है, संबंध। अपादान के बाद में क्या आ जाएगा, संबंध, पीछे निकल गया। हम ब्रज भाषा पे चल रहे हैं भाई साहब, ब्रज भाषा छोटी मोटी भाषा नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि ब्रज भाषा छोटी मोटी भाषा है, ठीक है ना। और व्याकरणिक विशेषताएं तो हमने पढ़ रहे हैं, हम लोग ध्वन्यात्मक विशेषताएं हमने पढ़ लिए। चलिए इसमें लिखिए अब संबंध। संबंध प्रसर्ग के लिए, संबंध प्रसर्ग के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, कहू, कहू का प्रयोग, का प्रयोग, के का प्रयोग, की का प्रयोग किया जाता है। संबंध के बाद में होता है अधिकरण। अधिकरण के लिए, अधिकरण परसर्ग के लिए किया जाता है माही और माझी और जो है मज्जी, और किया जाता है यहां पर मज्जी, माज, इन शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये साथियों व्याकरणिक विशेषताएं बहुत जबरदस्त विशेषताएं यार, मतलब कितना याद रखोगे आप बताओ, इतना याद होगा क्या। मैं तो आपसे कह रहा हूं ध्वन्यात्मक विशेषताएं याद कर लेना, व्याकरणिक विशेषताएं मत याद करना। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, याद भी नहीं होगी क्योंकि अभी तो हर बोले की पढ़ेंगे तो कैसे याद होगी बताओ, होगी क्या, याद नहीं होगी ना। तो आप व्याकरणिक विशेषताएं याद करना बस सबकी, ठीक है। तो लिखो अब यहां पर 90 नंबर पर, 90 नंबर पर लिखो वर्तमान कालिक, वर्तमान कालिक क्रियाओं में, वर्तमान कालिक क्रियाओं में जो है त का प्रयोग, त का प्रयोग होता है, त का प्रयोग होता है। कैसे होता है लिख लीजिए, जैसे खेलत, चलत, बोलत, इस तरह से होता है, ठीक है। धावत हो जाएगा ना, ये भी धावत है ना, इस तरह से होता है। और किलकत, ये वर्तमान कालिक क्रियाओं में किसका प्रयोग होता है, लास्ट में त का प्रयोग होता है, किसमें, ब्रज भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं में, ठीक है। इसके बाद में ये पांचवा नंबर, नवा नहीं पांचवा नंबर है, यहां पर छठा नंबर आ जाएगा भविष्यत काल की क्रियाओं में, भविष्य काल की क्रियाओं में जो है किसका प्रयोग होता है, गा का प्रयोग होता है, गे का प्रयोग होता है,
और गी का प्रयोग होता है, यह का प्रयोग होता है, यह का प्रयोग होता है साथियों। कैसे होता है इसको भी हम देख लेते हैं, कैसे होता है भाई। एक उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को, लिखिए यहां पर हो ई ओ, इस तरह से, ठीक है। मा रे गो, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो, ईह का प्रयोग हो रहा है ना, ईह का प्रयोग यहां पर हो रहा है ना, मा रे का प्रयोग हो रहा है, गो। तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिलती है हमें ब्रजभाषा के अंतर्गत, व्याकरणिक विशेषताओं के अंतर्गत। तो हमने क्या देखी, ध्वन्यात्मक विशेषताएं देखी ब्रजभाषा की, व्याकरणिक विशेषताएं हम लोगों ने देखी। तो ध्वन्यात्मक विशेषताएं और व्याकरणिक विशेषताएं हर बोली के हम लोग देखने वाले हैं साथियों। लेकिन आपको जो याद करनी है ना, वो केवल व्याकरणिक विशेष सॉरी ध्वन्यात्मक विशेषताएं आपको याद करनी है। और ध्वन्यात्मक विशेषताओं में भी फर्स्ट 3-4 पॉइंट ही आप लोगों को ध्यान रखने हैं। जैसे कौन सी बोली है, ओकार बहुला है या आकार बहुला है, बस इतनी सी। और जैसे ये इसका क्षेत्र क्या है, ये बातें याद करनी है, ज्यादा बातें याद नहीं करनी, ठीक है। और इसके बाद में इसका क्षेत्र, तो इसकी उपबोलियां थोड़ी बहुत याद रख लेना। तो एक तो क्षेत्र याद करना, इसकी उपबोलियां याद करना, कहां कहां पर बोली जाती है, इसके उपनाम क्या क्या है, या इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और अगला जो वीडियो होगा, या 4th नंबर का जो वीडियो होगा, उसमें जो हमारी जो पश्चिमी जो हिंदी है, उसकी जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा की जो बोली है बुंदेली, उसको हम लोग लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू साथियों।